Hello dear students and welcome back in our online classes. In continuation of our previous video, we are again here the second part. तो इस particular video में हम डिस्कस करेंगे कि what are the exactly formulas. जो तीन formulas है वो क्या है, उसमें क्या लिखा है गवर्नमेंट ने, उसमें क्या प्रोविजन दिए हैं और वो क्या है, उससे बेनिफिट हो सकता है पॉसिबली वो भी हम देखेंगे. So look, these are three laws we have already discussed in our previous video. अब इसमें जो है हम वन बाय वन करके इनको डिस्कस करेंगे. तो जो पहला लॉ है वो है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020. बिल क्योंकि अभी कानून बन चुका है तो इसको हम लॉ बोलेंगे. तो ये लॉ जो है क्यों लाया गया, क्योंकि जैसे हमने ऑलरेडी बात किया था कि जो हमारा एपीएमसी सिस्टम है उसको रिप्लेस करने तो नहीं बोलेंगे, उसको फैसिलिटेट करने के लिए उसको उसका जो है अल्टरनेटिव जो है ये फार्मर्स को प्लेटफॉर्म देगा. उसके लिए हम इस कानून को गवर्नमेंट लेके आई है. भी कमियां एपीएमसी एक्ट में थी, एपीएमसी सिस्टम में थी, उसको ये लॉ जो है उसको ये खत्म करता है. क्या क्या कमियां थी मैं एक बार रिवाइज करा देना चाहता हूँ कि इसमें जो है फार्मर्स को अपना माल जो है मंडी में लेके जाना जरूरी था और वो बाहर नहीं बेच सकता. दूसरा, इंटर स्टेट या किसी दूसरे स्टेट में भी माल को वो नहीं बेच सकता था, अपने जिले में उसको बेचना होता था, अपने जो मंडी है उसको बेचना होता था. क्या उसको माल पे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता था, कमीशन एजेंट को कमीशन देना पड़ता था. उसके बाद में भी एमएसपी पे सारी क्रॉप्स को वो बेच नहीं पाता था या गवर्नमेंट खरीद नहीं पाती थी. ये सारी उसमें जो है लेकुना था जिसको रिप्लेस करने के लिए नहीं, लेकिन जिसको एक सप्लीमेंट सिस्टम जो है यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इस बिल में लेके आई है. तो ये बिल क्या बोलता है, ये कानून क्या बोलता है, दिस बिल अलाउज द फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस आउटसाइड द एपीएमसी रेगुलेटेड मार्केट. जो गवर्नमेंट के एपीएमसी मार्केट है उसके बाहर भी अपना माल को किसान बेच सकता है. ये जो है प्रोविजन इस कानून में है. तो एक समस्या का समाधान यहाँ पे हो जाता है. पहला ही. दूसरा, क्योंकि जो एपीएमसी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती थी, एपीएमसी मंडी जो होती है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में मंडी जो होती थी. तो क्या था, फार्मर्स क्लियरली हैव मोर चॉइस ऑन हु दे वांट टू सेल. गवर्नमेंट एक तो एपीएमसी है, उसके अलावा अगर उसके बाहर भी कोई बेचना चाहे तो वो बेच सकता है. अगर कोई एपीएमसी बेचना चाहे तो बेच सकता है, उसके पास वो भी चॉइस है और ये भी चॉइस है. अब इस के लिए गवर्नमेंट जो है क्या लॉजिक देता है कि भाई एपीएमसी मंडी जो है बहुत पुराना हो गया है, वो अभी फायदे का इंस्टीट्यूशन नहीं रहा है, किसानों को प्रोटेक्ट करने की जगह किसानों को दबा रहा है, किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है. तो इसलिए जो है हमको जो है अभी इस तरह का सिस्टम की जरूरत थी. तो इसमें गवर्नमेंट का लॉजिक ये दिया है. वो जो है डिस्ट्रेस सेल करने पर मजबूर कर रहा था, वहां पे मोनोपोली कार्टेल बन रहे थे, तो उससे किसानों को फायदा नहीं होता बल्कि वो किसानों को दबाया जा रहा था. तो इसमें क्लियर है, इस कानून में क्या बोला गया कि किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है, कहीं भी, किसी को भी. वो चाहे तो किसी बायर को बेच सकता है आउटसाइड द मंडी, वो चाहे तो किसी दूसरे स्टेट में जाके बेच सकता है, वो चाहे तो अपने स्टेट के दूसरे पार्ट में जाके बेच सकता है.
वो चाहे तो डायरेक्ट प्रोसेसर को बेच सकता है, किसी को कहीं भी बेच सकता है, पहला। दूसरा कि उसके साथ साथ वो एपीएमसी मंडी में भी बेच सकता है। अब बात करते हैं कि और क्या इस कानून में बोला गया है। ये जो कानून है वो अलाउ करता है फार्मर्स को कि डायरेक्टली वो किसी को बेच सकते हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी बात कर ली। तो ये इसकी बेनिफिट है कि वो कहीं भी किसी को बेच सकता है फार्मर, और एक ओपन मार्केट कर देता है ये रूल कि वो किसी भी स्टेट में या अपने ही स्टेट के दूसरे मार्केट में बेच सकता है। फ्रीडम ऑफ चॉइस टू द फार्मर्स को देने का काम किया है। दूसरा क्या है कि ये कानून आ गया तो जो ऑलरेडी एपीएमसी मंडी है वो तो एग्जिस्ट कर ही रही है, उसके साथ में एक आपके पास ऑप्शन और हो गया, तो एक सेपरेट एडिशनल ऑप्शन देने की कोशिश किया है, एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश किया है। वो प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है। अब किसान जो है जो अपने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्टअप्स है उनको बेच सकता है, फूड प्रोसेसर को या मिल्स जो है प्रोसेसिंग मिल्स उनको बेच सकता है। मॉडर्न आजकल जो है रिटेलर निकल रहा है, जैसे रिलायंस फ्रेश हुआ, स्पेंसर हुआ, मोर हुआ, होलसेलर हुआ, कोई ट्रेडर्स हुआ, किसी को बेच सकता है, होटल्स वाले को, रेस्टोरेंट वाले को भी बेच सकता है। तो उसका कस्टमर कोई भी हो सकता है, पहले तो केवल उसको मंडी में ही बेचना पड़ता था, ठीक है। दूसरा कि अब उनको जो है कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा किसानों को, जो है अब कि वो आउटसाइड मार्केट बेचेगा तो उसको जो है एपीएमसी से ज्यादा, अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लॉ, उसको एमएसपी तो मिलना ही तय है, चाहे वो मंडी में बेचे या मंडी के बाहर बेचे। अगर मंडी के बाहर उसको लग रहा है कि एमएसपी से ज्यादा मिल रहा है तो वो एमएसपी बाहर भी बेच सकता है। तो एक तो एमएसपी या उससे ज्यादा प्राइस मिलेगा उसको, प्लस दूसरा उसको जो मंडी में टैक्स देना पड़ता है तो उन्हें देना पड़ेगा, और कमीशन एजेंट का पैसा उसको बच जाएगा। दीज आर द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ। और ये क्या करता है, ये डायरेक्ट मार्केटिंग का जो है अश्योर करता है किसानों की। देखिए जब गवर्नमेंट भी चाहती है, जो मार्केटिंग एक्सपर्ट है वो भी यही कोशिश करते हैं कि किसान और कंज्यूमर के बीच में कम से कम बिचौलिया हो, मिडिलमैन कम से कम, खत्म तो उसको नहीं किया जा सकता लेकिन कम से कम हो। तो ये जो कानून है ये डायरेक्ट मार्केटिंग का, यानी किसान और कंज्यूमर के बीच में डायरेक्ट लिंकेज बनाने की कोशिश किया है कि डायरेक्ट कंज्यूमर भी वहां से जाके खरीद सकता है, दैट, तो या फिर बहुत कम किया उसको सिस्टम को, चेन को जो है उन्होंने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है उस सप्लाई चेन पे। वाह। तो दूसरा कानून क्या कहता है, दूसरा कानून को समझते हैं। फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। देखिए इसमें दो वर्ड पे फोकस किया गया है, एम्पावरमेंट करना फार्मर्स को और प्रोटेक्ट करना फार्मर्स को, और साथ में प्राइस का अश्योरेंस देना है कि भाई तुमको निश्चित रूप से इतना प्राइस मिलना है। और फार्म सर्विसेज मतलब फार्म इनपुट्स, फार्म एडवाइस, कंसल्टेंसी, ऐसी चीजें उनको देने का ये जो है बिल काम करेगा। मतलब समझ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इस बिल को आप ऐसे समझिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है। ये बिल क्या प्रोविजन है उसको देख लेते हैं। दिस बिल मेक्स प्रोविजन फॉर सेटिंग अप ऑफ फ्रेमवर्क फॉर द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, द फार्मर्स एंड buyer and ordained buyer can strike a deal without production effort। मतलब किसान अपना उत्पाद, अपनी क्रॉप को पैदा करने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा किसी बायर के साथ कि भाई हमारा इतना प्रोड्यूस होगा और आपको जो है हम बेच देंगे, अगर आप सहमत है तो एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो वो एग्रीमेंट बना देगा, तो वो एग्रीमेंट हो जाता है। उनको अभी टर्म्स कंडीशन अपनी अपनी है जिसपे आपस में दोनों सहमत हो जाए, ठीक है। तो इस रूल पे जो है अकॉर्डिंग टू पीआरएस इंडिया, एक नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या बोलता है, उसका एक कमेटी है जो क्या बोलता है, क्या ऑब्जर्व किया है कि एपीएमसी लॉज नीडेड रिफॉर्म्स एज कार्टेलाइजेशन had begun to
crystallized due to a limited number of traders in FMC मंडी। उन्होंने क्या बोला कि भाई एफएमसी लॉज में उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जो क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेडर्स होते हैं, खरीदने वाले बहुत कम होते हैं, तो वो आपस में मिलकर कार्टेल बना लेते हैं। भाई 10 लोग हैं, 10 लोग आप बैठ सकते हैं ना अपने फायदे के लिए एक जगह, क्योंकि वहाँ पे लाइसेंस ट्रेडर्स को ही अलाउड होता है। अब क्या है, अब ओपन कर दिया मार्केट को, अभी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आ गए, परफेक्ट कंपटीशन की ओर बढ़ने का एक कदम है। तो इसलिए इस लॉ को जो है सितंबर में पास किया गया। अब बात करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये जो है क्यों जरूरी, क्या ये सही सुविधा है? मैं तो मानता हूँ सही सुविधा है, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है किसानों के हित में रहे तो सही सुविधा है। किसानों के पास उतनी फैसिलिटी रहे, किसानों के पास उतना पावर रहे, किसान को फेवर में रहे कहीं ना कहीं, क्योंकि किसान, फिर वही बात मैं बोलूंगा कि किसान कहीं ना कहीं एक वीकर सेक्शन के तौर पे देखा जाता है, जो किसी प्रेडेटर से फाइट नहीं कर सकता, जो लॉज नहीं जानता, जो नॉलेज जिसको नहीं है, जिसको प्रॉपर कानून का जानकारी नहीं है, तो वो कैसे लड़ेगा? वो तो टोटली एक्सपर्ट वाले लोग होते हैं, कॉर्पोरेट या बिजनेसमैन जो होते हैं, वो लोग तो उनके पास तो वो हायर कर सकते हैं किसी भी वकील को। तो लॉ जैसे हो जो फार्मर्स के फेवर में रहे कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही फार्मर का फेवर करें, बट ऐसा की कोई सिचुएशन बनता है तो फार्मर्स को उसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि फार्मर्स के बेटरमेंट की बात कर रहे हैं ना भाई। फार्मर्स का बेटरमेंट तभी होगा जब कहीं ना कहीं उसके फेवर में रहेगा। यहाँ पे एक चीज हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग पहले भी हो रहा था इंडिया में, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ स्टेट में, कुछ प्लेसेस पे, कुछ क्रॉप्स में ही हो रहा था, बहुत लार्ज स्केल पे नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे स्टेट में रूल्स रेगुलेशंस अलाउ नहीं करते थे, तो कुछ ही क्रॉप्स में बहुत ही कम स्केल पे होता था, रूल परमिट करता था। तो इस तरह से जो है ये ऑर्डिनेंस बोलता है। अब इसके फायदे क्या? भाई इसमें जो है किसान को आजादी रहेगी, वो किसी को भी बायर को बेचे, किसी भी एक्सपोर्टर को बेचे, या किसी रिटेलर को डायरेक्टली बेच दे, या किसी प्रोसेसिंग मिल्स को बेच दे, अपना कहीं भी वो बेच सकता है और उस एग्रीमेंट पे, तो उसको एक झंझट खत्म हो जाएगी। देखिए कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग का सबसे पहला, कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग में मानता हूँ बहुत अच्छा सिस्टम होता है, क्योंकि वहाँ पे किसान की जो है एश्योर्ड मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू होता है। किसान का टेंशन खत्म, किसान से बड़ा टेंशन क्या होता है कि वो पैदा बड़ी मुश्किल से करता है और फिर बिके भी नहीं है, कम प्राइस में बिके तो टेंशन ज्यादा हो जाती है। अब आप फार्मर्स क्या करेगा, अब निश्चित है कि उसने एग्रीमेंट कर लिया, वाला कंपनी आएगा ले जाएगा। दिस इज कॉमन व्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग, तो बहुत सही है। पर तकलीफ या प्रॉब्लम तब आती है जब हम उसको अंदर में डीपली जाए, डीपली पढ़े, उसके जो एग्रीमेंट बनाती है कंपनी, एग्रीमेंट कंपनी बनाएगी ना, साइन लगी किसानों को। तो इन जनरल ये मेरा अपना पर्सनल व्यू, इसको मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा। Farmers will have assured prices before sowing due to contract or agreement. Transfer of risk, yes, that is very important. किसान इसमें क्या होगा, जो अपना रिस्क है, मार्केट रिस्क, जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होने का रिस्क है, जो प्राइस का डाउन बिल्कुल हो जाने का रिस्क है, जो उसको फाइनेंशियल लॉस होने का रिस्क है, वो उसको भेज देता है बायर के पास। तो it also gives the farmers access to high quality seeds, fertilizer, तो ये एक अच्छा पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग के अंतर्गत, कि फार्मर्स को जो है क्वालिटी सीड्स की हमेशा कमी रहती है, वो उसको स्पॉन्सर्ड एजेंसी वो दे दे, या कोई बायर जो है उससे एग्रीमेंट हुआ है, वो क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह, क्योंकि फार्मर्स को तो नॉलेज नहीं होता, तो ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरे रूल, जो कि एक नया रूल नहीं है, एक पुराना रूल था 1955 में जो बना था, उसी को सरकार ने मॉडिफाई किया और उसको लागू किया। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020।
अब इस बिल को समझने से पहले थोड़ा सा हम आपको में लेके जाना पसंद करेंगे। चलोगे? चलिए चलते हैं कि जब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बना था तो ये कब की बात है? 1955 की, मतलब जब देश आजाद हुआ था। आजादी के टाइम पे देश की क्या कंडीशन थी सबको पता है? इसको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि फूड शॉर्टेज सिचुएशन थी देश में। लोगों के पास खाने का लिए अनाज नहीं था और बहुत ही क्राइसिस था। हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड होते थे। अमेरिका से हम गेहूं मंगाते थे और बहुत ही लो क्वालिटी का ऐसा बोलते हैं कि आता, वो उसके लिए भी हम बहुत कुछ पे करते थे क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। तो उस कंडीशन में जब उस क्राइसिस चल रहा है और सबसे बड़ी बात है जो लोकल ट्रेडर्स थे, जो लोकल इनके पास फूड ग्रेन्स रहता था, उसकी ब्लैक मार्केटिंग करते थे, होर्डिंग करते थे ताकि हाई प्राइसेस को गेन कर सके। इस सिचुएशन को रोकने के लिए जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाए। इवन उन्होंने ये भी कहा, कहते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन ली थी कि मिल जाए उसको तुरंत जेल में डालो और इवन उनको फांसी दे दो। और उन्होंने जनता से भी अपील की थी कि भाई आप लोग जो है कि जो खाना खाते हो उसमें जो है आटे के साथ जो है शकरकंद होता है, वो उसका आप दोनों को मिला के उसकी रोटी बना के खाया करो। बहुत सारी उस टाइम पे एफर्ट्स जो है गवर्नमेंट और लोगों के द्वारा किए गए थे। उससे जस्ट पहले बंगाल में क्राइसिस आया था, फूड जो फेमिन जो था, तो उससे भी गवर्नमेंट को पता था कि बुरी हालत है। तो तरह तरह के जतन किए और उस ब्लैक होल्डिंग को रोकने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लेकर आया और बोला कि जो इस एक्ट में लिस्टेड जो कमोडिटीज है उसको होल्ड होल्ड किया, होल्डिंग उसका किसी ने किया, किसी ने स्टॉक किया लिमिट से ज्यादा, और किसी ने अगर ब्लैक मार्केटिंग किया तो उसको जो है जेल हो जाएगा। तो इस तरह के कानून लाए और उन्होंने एसेंशियल कंडीशन में लेके आए थे जब हमारे देश में बहुत ज्यादा क्राइसिस था, खाने के लिए लोग तरसते थे, हम बहुत से दूसरे देशों पे डिपेंड रहते थे। सिचुएशन आज ऐसा नहीं है। आज एम्पल प्रोडक्शन हमारे पास है। आज हमारे पास प्रचुर मात्रा में जो है गेहूं और जो है धान जो है उपलब्ध है। हम एक्सपोर्ट करने की सिचुएशन में। तो इतना पुराना कानून था, उस परिस्थितियों के लिए वो कानून था। तो आज सिचुएशन चेंज हो गई, उसी के लिए जो गवर्नमेंट जो है इस कानून को लेके आए। टाइम पे स्टॉक करने के लिए मनाही थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज स्टॉक कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कमी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने उसको स्टॉक लिमिट को खत्म करेंगे तभी ना प्राइवेट प्लेयर्स आ सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके किसानों से गेहूं चावल दाल या अन्य जो क्रॉप्स को प्रोक्योर करेगा, खरीदेगा, वो कहीं ना कहीं स्टोर करेगा ना भाई। तो स्टोर करने के लिए भी तो आपको वो कानून में जो है डील देनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को मॉडिफाई किया गया, अमेंडमेंट किया। ये बिल क्या बोलता है अब आते हैं। बिल हैज प्रोविजन टू रिमूव द कमोडिटीज लाइक सीरियल्स, pulses, oil seeds, edible oils, onion, potatoes from the list of essential commodities। जो essential commodity में आते थे पहले ही, अब इसको लिस्ट निकाल दिया। अब आप ऑनियन को स्टोर कर सकते हैं, पोटेटोज को स्टोर कर सकते हैं, दाल वगैरह सबको स्टोर कर सकते हैं। तो ये किए और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ऐसा भी नहीं था कि कोई खराब उद्देश्य था गवर्नमेंट का। उद्देश्य था कि इनका लिमिट आएंगे तो जो परचेज कर पाए करेगा जो बायर, वो उसको स्टोर भी कर सकता है और बाद में वो अपना सेल कर सकता है। क्योंकि बम्पर प्रोडक्शन टाइम पे तो हर कोई खरीदेगा, जब लो हो गया तो फिर उसको स्टोर करेगा। तो उसके लिए कानून का ढीला होना जरूरी था। तो यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी कानून में देने की कोशिश किया है गवर्नमेंट ने। और इसका जो उद्देश्य था वो है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, जिसको हम चाहते हैं कि वो मार्केट में आए, उसको जो है कॉन्फिडेंस में लाना था। कॉन्फिडेंस में लाना था कि आप आइए, आपके लिए हम नियमित थोड़ा सा ढील दिए हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए, उनके अंदर से भेद को खत्म करने के लिए कानून में मॉडिफाई किया गया है। और ऐसा नहीं है कि इस कानून के तहत जो है इसमें कोई अभी लोग ऐसा भी बोलते होंगे बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ ना कि हर तरह की अफवाहें मार्केट में है। कुछ
फैक्ट है, कुछ मिथ है, कुछ झूठ है, कुछ गलत है, कुछ सही है। तो इस कानून में संशोधन करके गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि पूरा जो है, जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, कि पूरा जो है कंट्रोल वो प्राइवेट इन्वेस्टर या प्राइवेट जो प्लेयर है उनके हाथ में दे दिया है। गवर्नमेंट ने उसमें लिखा है, साफ बोला है कि कोई भी वार जैसी सिचुएशन रही, या कोई सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, या कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़, कुछ भी आ गया हो, ऐसे जहाँ पे बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो गवर्नमेंट उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखा है, ऐसा कानून में उन्होंने रखा है प्रोविजन। तो यहाँ पे ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि, और ऐसा होता भी नहीं कभी, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए जो है ये प्रोविजन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में हो गया कि इसको लागू करने के बाद में किसान जो है खुद भी अपना स्टॉक कर सकता है। पहले किसान भी ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकता था, आप किसान भी खुद स्टॉक कर सकते हैं। तो फ्रीडम टू प्रोड्यूस, टू होल्ड, टू मूव, टू डिस्ट्रीब्यूट एंड सप्लाई will be given to the buyer, producer and other private players in this law. अब इससे और क्या फायदा होगा कि भाई प्राइवेट बिजनेसमैन जब कोई चीज खरीदेंगे तो उसको स्टोर करेंगे, और स्टोर करेंगे तो क्या करेंगे, उनको स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, मतलब स्टोरेज बनाना पड़ेगा, गोडाउन बनाने पड़ेंगे, वेयर हाउसेज बनाने पड़ेंगे, कोल्ड स्टोरेज बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके लिए और भी मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करना पड़ेगा। यही तो गवर्नमेंट चाहता था, ताकि उसको सेफ फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फूड आइटम्स, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो क्रिएट करेंगे। तो एक ऐसा कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट बनेगा जो फार्मर्स के लिए, कंज्यूमर के लिए और ट्रेडर्स के लिए काम करे, जो सबके लिए बेनिफिट की बात हो। तो ये रूल लॉ से क्या होगा कि फार्मर्स और कंज्यूमर के लिए तो फायदेमंद हो गए, साथ में जो प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज उसमें भी स्टेबिलिटी लाने का काम करेगा। तो थैंक यू, आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी का नेक्स्ट से क्या प्रोज कौन सा है, या इसकी फार्मर्स की डिमांड क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, एंड we'll see you in our next class. Thank you.